फाइनेंशियल प्लानिंग एंड लाइफ इंश्योरेंस चैप्टर 1 की बात करें IC23 एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की। चैप्टर की आउटकम की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क एंड इंश्योरेंस के ऊपर चर्चा होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन in which our financial life is moving and the progress made towards the achieving the financial goals. Financial planning is the process of achieving the financial goals through existing financial resources and help financial tools. अब यहाँ पे 3 नए वर्ड आते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल टूल और फाइनेंशियल प्लानिंग। एक्चुअली ये तीनों फाइनेंस कंपोनेंट हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के। फाइनेंशियल रिसोर्सेस हम उसको कहते हैं जो भी असेट हमारे पास है हमारे फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए, लाइक हमारे पास गोल्ड, इक्विटी, बैंक एफडी, जो भी प्रॉपर्टी है वो सब हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेस है। इसको हम फाइनेंशियल टूल की हेल्प लेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेस को फाइनेंशियल टूल जो मार्केट में प्रेजेंटली अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट टूल और सेविंग टूल्स लाइक इंश्योरेंस, बैंक एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड, डिवेंचर्स, जहाँ पे कि हम ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सेव करें या इन्वेस्ट करें और उससे हमारा फाइनेंशियल गोल अचीव होगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल गोल तक पहुँचने के लिए प्रेजेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टूल की हेल्प से की जाने वाली एक प्रक्रिया है। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए लाइफ के हर स्टेज में फाइनेंशियल प्लानिंग अलग अलग तरीक़ों से की जाती है। लाइक अगर इनिशियल स्टेज है, बंदे ने अर्निंग स्टार्ट किया है, अभी उनके पास एक टेंशन है, इंटेंट टू सेटल डाउन, लायबिलिटी बढ़ी है। प्राइम अर्निंग स्टेज, अर्निंग इंक्रीज हुआ बट एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्रीज। इनिशियल स्टेज में अर्निंग स्टार्ट हुआ, उन्होंने शादी की, लायबिलिटी बढ़ गया, रिस्क कवर बढ़ गया, तो यहाँ पे वो टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। वहीं पे अर्निंग प्राइम अर्निंग स्टेज में चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर वो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। देयर आफ्टर प्री रिटायरमेंट स्टेज आता है। अब यहाँ पे चैलेंजेस इन्वॉल्व इन प्लानिंग फॉर रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल लाइफ, बाकी के जो आफ्टर रिटायरमेंट का जो लाइफ होगा उसको कंसीडर करके फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। देयर आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट स्टेज, जहाँ टेंशन आती है हेल्थ केयर नीड, खुद के और स्पाउस के और एस्टेट प्लानिंग के। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, इनिशियल, प्राइम, प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट। 6 स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। हम फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे 6 अलग अलग स्टेप होते हैं। पहला, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं मार्केट के और हमारा नीड के लिए। देयर आफ्टर आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल गोल, कौन से एज में हमको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। देयर आफ्टर एनालाइजिंग द प्रेफरेंसेस, जो भी टूल फाइनेंशियल टूल हमारे पास है उसको एनालाइज करते हैं। देयर आफ्टर विद द हेल्प ऑफ CFP, CA, इंश्योरेंस एडवाइज़र और अदर फाइनेंशियल इंटेलेक्चुअल से हम एक फाइनेंशियल प्लान या खुद से एक फाइनेंशियल प्लान डेवलप करते हैं। देयर आफ्टर हम इम्प्लीमेंट स्टार्ट करते हैं और मॉनिटर करते हैं उस फाइनेंशियल प्लान को कि मेरे फाइनेंशियल प्लान हमको फाइनेंशियल गोल तक पहुंचा पाएगा या नहीं। तो टोटल 6 स्टेप होते हैं, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई, एनालाइजिंग द प्रेफरेंसेस, डेवलप ए फाइनेंशियल प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान, देयर आफ्टर मॉनिटर ऑफ फाइनेंशियल प्लान। कुछ की एरियाज हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, लाइक इंश्योरेंस प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग और एस्टेट प्लानिंग। जैसे हर स्टेज ऑफ लाइफ के लिए कुछ की एरियाज होते हैं और उसी की एरियाज को ध्यान में रखकर फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। लाइक अर्ली स्टेज में है, जस्ट अर्निंग स्टार्ट हुआ है, लायबिलिटी बढ़ी है तो इंश्योरेंस करेंगे, टर्म इंश्योरेंस लेंगे। डबल इनकम फैमिली है, वाइफ हस्बैंड दोनों अर्निंग है, लायबिलिटी कम है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए यूलिप प्लान वगैरह में देंगे। टैक्स प्लान करेंगे, इनकम 30% के स्लैब में गया है, टैक्स प्लानिंग करेंगे। प्री रिटायरमेंट स्टेज में है तो रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे। देयर आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट स्टेज में स्टेट प्लानिंग करेंगे। तो दीज आर द की एरियाज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग: इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, रिटायरमेंट एंड स्टेट प्लानिंग। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क अराइजेस व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी
रिगार्डिंग किसके लिए, फाइनेंशियल लॉसेस फ्रॉम एक्सपोजर, कुछ अनसर्टेनिटी है हमको फाइनेंशियल लॉस का, तो फिर हम उसको रिस्क को मैनेज करते हैं। रिस्क कैन बी मैनेज्ड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी, मीन्स तीव्रता क्या है और आवृत्ति क्या है, कितनी बार और कितनी तीव्र तरीके से हम तीक्ष्णता क्या है हमारे रिस्क की, इसको मैनेज की जाती है रिस्क मैनेजमेंट द्वारा। रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस बिजनेस डील विद द प्योर रिस्क। अब प्योर रिस्क होता है जिसमें केवल नुकसान हो, प्रॉफिट के कोई चांसेस ना हो, तो उसको हम लोग प्योर रिस्क कहते हैं। प्योर रिस्क में केवल नुकसान होता है। तो इंश्योरेंस बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट की जब भी बात हो तो वहाँ पे केवल नुकसान की बात होती है और उस रिस्क को मैनेज की जाती है। रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए ट्रांसफर टू प्योर रिस्क फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंश्योरर। नॉर्मली रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ट्रांसफर किसका, प्योर रिस्क का, केवल नुकसान होने वाले, वित्तीय नुकसान होने वाले रिस्क का एक व्यक्ति का इंश्योरर को, ये जो ट्रांसफर होता है उनको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस, मेजरिंग द रिस्क, कितना रिस्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सीवियरिटी क्या है, देयर आफ्टर असेसिंग द रिस्क एंड डेवलपिंग द स्ट्रेटजीज टू मैनेज द रिस्क, ये रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। रिस्क कितने तरह का होता है, फंडामेंटल रिस्क और पर्टिकुलर रिस्क। फंडामेंटल रिस्क नेचुरल फेनोमेनन के द्वारा की जाती है, प्राकृतिक विपदाएं, अर्थक्वेक, फ्लड, हरिकेन एक्सेट्रा, तो इस तरह के रिस्क फंडामेंटल रिस्क में आता है। इससे लार्ज कौन अफेक्टेड होती है, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और इसका इंश्योरेंस होता भी है और नहीं भी होता है, डिपेंड्स अपॉन दी कौन से क्लैमिटी, कौन से नेचुरल फेनोमेनन से होता है। एक्चुअली एक्ट ऑफ गॉड वाले कंसीडर इसी में आते हैं। देयर आफ्टर पर्टिकुलर रिस्क, स्पेसिफिक पर्सन या इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर रिस्क में कंसीडर की जाती है और इसमें कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रभावित हो सकता है और ये इंश्योरेबल होता है। तो फंडामेंटल प्राकृतिक आपदा के द्वारा, रोबरी, एक्सीडेंट, ये सब पर्टिकुलर रिस्क हो गए, फंडामेंटल रिस्क और पर्टिकुलर रिस्क। देयर आफ्टर दो तरह से और बांटा जाता है कि रिस्क डायनामिक है या स्टैटिक है। डायनामिक रिस्क में कोई भी फैक्टर चेंज होता है, लाइक पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, इनकम घट गया, टेक्नोलॉजी काउजिंग द फाइनेंशियल लॉस, तो ये सब डायनेमिक लॉस में आता है और इसमें सर्टेन पीपल होते हैं प्रभावित और ये नॉट इंश्योरेबल होता है। कोरोना आने के कारण इनकम कम हो गया, तो ये हमारा डायनेमिक रिस्क था। टेस्ट चेंज हो गया, लोगों ने अलग टेस्ट डेवलप किया है, फास्ट फूड पिज़्ज़ा ज़्यादा फेवर करते हैं, तो इनकम ग्रुप प्रभावित होगा। तो डायनामिक कोई भी पर्टिकुलर फैक्टर के कारण जो चेंजेज आता है, रिस्क होते हैं, उसको हम डायनामिक रिस्क कहते हैं। वेयर एज इनहेरेंट फैक्टर और फेनोमेनन सच एज फायर, नेचुरल डिसास्टर के कारण मेरा ही घर प्रभावित हुआ है, तो फिर ये रिस्क इंश्योरेबल होगा। तो डायनामिक रिस्क इज नॉट इंश्योरेबल, static risk is insurable, particular risk is insurable, fundamental may be or may not be insurable. Thereafter pure risk or speculative risk, ऐसा रिस्क जिसमें आइदर लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, बट कोई भी प्रॉफिट या गेन नहीं होगा, प्योर रिस्क होता है। ये निश्चित तौर पे इंश्योरेबल होगा और कोई भी व्यक्ति इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। स्पेकुलेटिव संभाव्य के तौर पे इधर लॉस होगा और गेन होगा, कोई भी अफेक्टेड हो सकता है बट ये इंश्योरेबल नहीं होता है। जुआ खेलना, नुकसान भी होगा फायदा भी होगा, बट ये इंश्योरेंस नहीं होता। क्रिकेट मैच में बारिश हो जाने से खेल बाधित होती है, इंश्योरेंस हो सकता है, बट क्रिकेट मैच का जहाँ पे इंडिया जीत भी सकता है और हार भी, उसका मैच नहीं, उसका इंश्योरेंस नहीं होता है, वो स्पेकुलेटिव रिस्क में चला जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क की बात करें तो फंडामेंटल, पर्टिकुलर, डायनेमिक और स्टैटिक और प्योर स्पेकुलेटिव, यही क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क में आते हैं। देयर आफ्टर आते हैं प्योर रिस्क के टाइप के बारे में। प्योर रिस्क की टाइप की बात करें तो पर्सनल रिस्क, प्रॉपर्टी रिस्क, पर्सनल रिस्क और
लायबिलिटी रिस्क, पर्सनल रिस्क नाम से ही पता चलता है, dying too early also a risk and living too long is also a risk and to be a disabled also a risk. ये पर्सनल रिस्क में आते हैं. प्री मेच्योर डेथ, डाइंग टू अर्ली, लिविंग टू लॉन्ग या रिटायरमेंट, डिसेबल, टू वर्क लाइक हेल्थ क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब हमारा पर्सनल रिस्क में आएगा और ये प्योर रिस्क के पार्ट होते हैं. प्योर रिस्क इंश्योरेबल होता है. प्रॉपर्टी रिस्क, डायरेक्टली लॉस, मेरा घर था टूट गया, गिर गया, नुकसान हुआ, डायरेक्टली नुकसान हुआ. कंसेक्वेंशियल रिस्क, मेरे घर का रेंटल इनकम था वो अब नहीं है, तो ये मेरा कंसेक्वेंशियल रिस्क है. लायबिलिटी रिस्क, लीगली लायबल फॉर हिज डूइंग रॉन्ग, हमने किसी के थर्ड पार्टी को डैमेज किया है, उनके रेपुटेशन को और प्रॉपर्टी को, तो ये कैनॉट बी एलिमिनेटेड होता है लायबिलिटी रिस्क का. बट प्योर रिस्क इज ऑल्सो इंश्योरेबल. 3 पार्ट होते हैं, पर्सनल रिस्क, प्रॉपर्टी रिस्क और लायबिलिटी रिस्क. स्टेप्स इन ए रिस्क मैनेजमेंट, हम लोगों ने पहले ही देखा कि रिस्क मैनेजमेंट में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, कौन कौन सा रिस्क है उसका आइडेंटिफाई करना और असेसमेंट करना. देयर आफ्टर रिस्क ट्रीटमेंट, रिस्क ट्रीटमेंट के 4 भाग होते हैं. रिस्क को या तो अवॉइड किया जाएगा या रिड्यूस किया जाएगा या उसको रिटेन और फिर ट्रांसफ़र. अभी रिस्क अवॉइडेंस, हमको कहीं जाना था, जाना कैंसिल कर दिया, ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, दैट इज़ कॉल्ड रिस्क अवॉइडेंस. रिस्क रिडक्शन, फ़ोन पे काम कर लिया, गए ही नहीं. रिस्क रिटेन, थोड़ा बहुत नुकसान होता, चले गए. रिस्क ट्रांसफ़र, खुद नहीं जाके किसी और को भेजा. समटाइम रिस्क ट्रांसफ़र और रिस्क रिटेंशन, फैक्ट्री की मशीन पुरानी हो गई थी, उसका इंश्योरेंस का खर्चा ज़्यादा आ जाता, तो हम रिस्क को ट्रांसफ़र करते. रिस्क ट्रांसफ़र इज ऑलवेज इंश्योरेंस ना, तो रिस्क को ट्रांसफ़र करते, उससे ज़्यादा इंश्योरेंस का खर्चा ज़्यादा था, मशीनरी से हमने रिस्क को रिटेन कर लिया, तो ये भी एक रिस्क रिटेंशन, रिस्क ट्रीटमेंट है. खर्चा इंश्योरेंस का ज़्यादा था, रिस्क रिटेन किया. कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, रिस्क अवॉइडेंस, रिडक्शन, रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र. एक्चुअली रिस्क ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ए रिस्क मैनेजमेंट. अब आते हैं क्रिएट ए प्लान. अपने फाइनेंशियल गोल को देखते हुए एक प्लान क्रिएट करते हैं, कौन सा प्लान बेटर है और वो हमको हमारे फाइनेंशियल प्लान तक पहुंचाता है. देयरआफ्टर इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू ऑफ द प्लान. प्लान जो भी मैंने बनाया था उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देयरआफ्टर टाइम टू टाइम हम उसको रिव्यू करते हैं कि वो सुटेबल है, प्रॉपरली जा रहा है या नहीं. तो दीज आर द स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. अब आते हैं रिस्क एंड इंश्योरेंस पे. इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके किसके बीच? इंश्योरर और पॉलिसी होल्डर के बीच. अब इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में एंटिटीज क्या क्या होंगे? तो इंश्योरर होगा, पॉलिसी होल्डर होगा, प्रीमियम होगा और पॉलिसी होगा. इंश्योरर कौन है? जो कंपनी हमको इंश्योरेंस या रिस्क ट्रांसफ़र करते हैं जिस कंपनी को, वो हमारा इंश्योरर है. पॉलिसी होल्डर, समटाइम प्रपोजर और पॉलिसी होल्डर दोनों डिफरेंट होता है. लाइक फादर और चाइल्ड के केस में प्रपोजर विल बी फादर, पॉलिसी होल्डर विल बी चाइल्ड. प्रपोजर पे द प्रीमियम. प्रीमियम क्या है? एक ऑब्लिगेशन, जो पैसा हम भरते हैं किसी पर्टिकुलर क्लेम या मैच्योरिटी और डेथ क्लेम के लिए, वो हमारा प्रीमियम होता है. पॉलिसी, बॉन्ड पेपर, जिसके ऊपर की सारे टर्म्स, कंडीशंस, बेनिफिट प्रिस्क्राइब्ड होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट है, टर्म एंड कंडीशंस होंगे ही. बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिफिकेशन ऑफ लॉस, रिडक्शन ऑफ एंजाइटी, चिंता मुक्त लाइफ होता है अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं. सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, लॉस प्रिवेंशन, एनहांसमेंट ऑफ क्रेडिट, ये इंश्योरेंस के बेनिफिट होते हैं. कंसेप्ट रिलेटेड टू इंश्योरेंस, 2 ही कंसेप्ट होता है. इंश्योरेबल रिस्क है या नहीं है. हमको नुकसान 10 लाख की हुई बट मैंने 2 लाख का इंश्योरेंस कराया था, तो हमको 2 लाख रुपया ही मिलेगा. इंश्योरेबल रिस्क है, प्योर रिस्क है तो ही इंश्योरेंस होगा. तो इंश्योरेबल रिस्क है या नहीं है. एंड देयर आफ्टर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है. इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसको कहते हैं जिस, मान लेते हैं मिस्टर ए के नहीं रहने के बाद
किसको किसको फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, तो मिस्टर ए ने कर्जा लिया था, लोन लिया था, तो क्रेडिटर डेबिटर के बीच में मिस्टर ए के नहीं रहने के बाद जहाँ से लोन लिया था उसको नुकसान होगा। तो देनदार और लेनदार के बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। देयर आफ्टर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए, अगर एम्प्लॉय मर गया तो कंपनी को पैसे की नुकसान हो जाती है नया बंदा आने के बाद तक, तो उस दोनों के बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, तो वहाँ पे इंश्योरेंस हो सकता है। या फैमिली में अगर फादर डेथ कर गया तो बच्चे, वाइफ एक्सेट्रा को फैमिली में पैसे का नुकसान होता है। तो जहाँ किसी के नहीं रहने के बाद सामने वाले को वित्तीय नुकसान होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, तो उन दोनों के बीच इंश्योरेबल इंटरेस्ट होते हैं। अब आते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है। वैसे तो किसी के लाइफ का वैल्यू निकाल पाना आसान नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो एक नॉर्मल व्यक्ति का ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना हो सकता है। 3 ही फैक्टर है जिसके ऊपर ह्यूमन लाइफ वैल्यू की कैलकुलेशन होती है। एज, करेंट और फ्यूचर एक्सपेंसेस, अभी का और भविष्य का उसका खर्चा, वर्तमान और भविष्य के उसके इनकम। ये 3 फैक्टर के ऊपर ही किसी व्यक्ति का ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाला जा सकता है। एक थंब रूल है, एक क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर एज 30 है तो उसका 8 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम, मान लेते हैं एज नियर अबाउट 30 है, तो उसके एनुअल आय, वार्षिक आय का 8 गुना उसको रिस्क कवर होना चाहिए। या एज 35 है और उससे ज़्यादा है तो उसको 6 टाइम कम से कम एनुअल इनकम का रिस्क कवर होना चाहिए। ये एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू जितना होगा उतना का इंश्योरेंस होना चाहिए। ह्यूमन लाइफ वैल्यू इज नॉट ए वन टाइम कैलकुलेशन। लाइफ ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, लाइफ के स्टेजेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्टेज में अलग अलग इंश्योरेंस और उसके नीड प्रेफरेंसेस होते हैं। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू सेम कैसे हो सकता है। अब हम लोग चेक करते हैं कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए, उनकी प्रेजेंट एज 35 है और मिस्टर ए सर्विस करते हैं, वो 60 ईयर्स में रिटायर हो जाएंगे। यानी कितने साल की सर्विस बाकी है, तो 25 ईयर्स की सर्विस उनकी बाकी है। अभी मिस्टर ए की प्रेजेंट इनकम 10 लाख रुपए है, ये पर एनम। वो खुद के ऊपर तथा टैक्स दोनों मिला के 3 लाख रुपया साल का भरते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो अपने फैमिली के ऊपर कितना खर्च करते हैं, तो 10 लाख माइनस 3 लाख, वो यानी 7 लाख रुपया वो अपने फैमिली के ऊपर खर्च करते हैं और उनकी 25 साल की सर्विस बाकी है। अब यहाँ पर हम 2 चीज़ों को कांस्टेंट करते हैं। फ्यूचर का अर्निंग जितना बढ़ेगा उतना उनका एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएगा। इस दोनों फैक्टर को हम सेम पकड़ते हैं तो उनका प्रेजेंट लॉस, अगर मिस्टर ए को कुछ हो गया तो 7 लाख रुपया जो फैमिली के ऊपर खर्चा था वो आने वाले 25 साल तक नहीं हो पाएगा। तो उनका टोटल नुकसान 175 लाख का है। अगर मिस्टर ए नहीं रहे तो उनके परिवार को 175 लाख का नुकसान होगा। यही इंश्योरेंस कवर उनको चाहिए, यानी उनका इतना 175 लाख का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए और यही उनका ह्यूमन लाइफ वैल्यू हुआ। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें, अगर मिस्टर ए नहीं रहे तो उनके घर का खर्चा 7 लाख में होता था। हम मान लेते हैं कि अभी बैंक एफडी रेट 6% है, बैंक एफडी में 6% का हमको रेट देता है। 7 लाख रुपया का नुकसान होता है पर ईयर अगर मिस्टर ए नहीं रहे। तो हम मानते हैं कि x का 6%, यानी x एक अमाउंट है जो हम एफडी करते और उसका 6% हमको इंटरेस्ट देता, तो वो 7 लाख होना चाहिए क्योंकि 7 लाख उनके घर का खर्चा था। तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 6 इज इक्वल टू 116.66 लाख। यानी ये अमाउंट अगर मिस्टर ए बैंक एफडी कर दें तो वो नहीं भी रहें तब भी उनके घर का खर्चा चलता रहेगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में ह्यूमन लाइफ वैल्यू की एक अलग इम्पोर्टेंस होती है और उसी को देख के वो अपना इंश्योरेंस कवर और इंश्योरेंस गोल डिसाइड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।